नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक और सेट ऑफ पॉलिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं 2023 के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। स्टार्ट करते हैं इसको। आपको करना क्या है, आपको वीडियो को देखना है, जहां पर क्वेश्चन आएगा आपको वीडियो पॉज करनी है, आपको अपना आंसर देना है, फिर आपको एक्सप्लेनेशन जाकर देखनी है। शुरुआत करने से पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको सिर्फ मेरा ये कोड यूज करना होगा ND-LIVE10 टू एनरोल फॉर दीज कोर्सेज। अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स आपको मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने कोर्स को चेंज करने की, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं अपने लेक्चर्स पे। इसके अलावा डाउट सॉल्विंग सेशंस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND-LIVE10। बेनिफिट क्या है देखिए, जैसे आप मेरा कोड यूज करेंगे आपको ये वाला प्राइस नहीं देना, आपको देना होगा डिस्काउंटेड प्राइस। एट द सेम टाइम यू विल गेट माई गाइडेंस, माई मेंटोरशिप इन योर प्रिपरेशन जर्नी। चलिए शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के संबंध में कुछ ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं। The Prime Minister shall be appointed by the President and the other ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister. All executive actions of the Government of India formally taken in his name. His name as in the Prime Minister's name यहाँ पर, ठीक है। कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है हमको बताने हैं। 1, 2, both, neither. Read the question properly and then answer. So the answer to this question is B. दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो अंडर आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। इस प्रोविजन को 91st अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था 2003 की। 15% पे कैप लगा दिया गया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी एक्शन होते हैं एग्जीक्यूटिव, वो किसके नाम पर लिए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर ही लिए जाते हैं। Consider the following statement regarding the executive. Executive is the branch of government responsible for implementation of laws and policies adopted by the legislature. The executive is often involved in framing of policies. कौन सा statement correct है यहाँ पर बताना है। Please read the question properly and then only answer. The answer is C, यानी कि दोनों ही statement यहाँ पर बिल्कुल सही है। Executive क्या एक branch है गवर्नमेंट की, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इम्प्लीमेंटेशन के लिए लॉज की। जैसे गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जिसमें कार्यपालिका का काम है इम्प्लीमेंटेशन करने का, विधायिका का काम है, लेजिस्लेचर का काम है विधान बनाने का, कानून बनाने का, लेजिस्लेचर का जुडिशरी का काम है ये इंश्योर करना कि जो भी कानून बनाए गए हैं, जो भी एक्ट लाई गई हैं, वो संविधान के दायरे में है कि नहीं है। ठीक है, तो ये इंप्लीमेंट करता है लॉज एंड पॉलिसीज को अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव कई बार इन्वॉल्व होता है इन फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज ऑल्सो। जो ऑफिशियल डेजिग्नेशन होते हैं एग्जीक्यूटिव के वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग हो सकते हैं। कुछ देशों में प्रेसिडेंट्स हैं, कहीं पर काउंसलर चांसलर्स होते हैं, है ना। एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज नॉट जस्ट अबाउट द प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स। एग्जीक्यूटिव केवल जो हम समझते हैं ना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स जो वो एग्जीक्यूटिव होंगे, नहीं। ये एक्सटेंड होती है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को भी, यानी सिविल सर्वेंट्स को भी एग्जीक्यूटिव ही माना जाता है, जहां पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द मिनिस्टर्स सैडल्ड ओवर ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। उनकी जिम्मेदारी है ओवरऑल पॉलिसी मेकिंग की। दे आर नोन एज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या फिर जो मिनिस्टर्स और जो प्रधानमंत्री हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं। वहीं जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, consider the following statement regarding the inner cabinet. It is an informal body that consists of prime minister and 2 or 4 influential colleagues. The phenomena is unique to India. कौन सा statement correct है? 1, 2, both, neither. Inner cabinet. Answer is only first statement is correct. Second statement correct नहीं है। जो कैबिनेट है वो एक स्मॉल पार्ट होता है। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ना हम ऐसे करके समझ लेते हैं। लेट्स से दिस इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 लेवल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं मिनिस्टर, जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं, फिर होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सारा समझा करके समझा, जैसे ये पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ पे सबसे नीचे होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स, हिरार्की भी यही है इनकी। ठीक है, उसके बाद होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड देन यू हैव कैबिनेट मिनिस्टर। अब ये जो डिस्टिंक्शन है ना, ये संविधान में नहीं किया गया, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऐसे
हमने डिस्टिंक्ट किया हुआ है अलग अलग। तो ये कैबिनेट जो होते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, 15-20 सबसे इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर्स होते हैं। और ये एक तरह से कह सकते हैं कैबिनेट जो है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है इन फॉर्मल सेंस, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि सारे के सारे मिनिस्टर्स हर समय अवेलेबल होंगे डिसीजन लेने के लिए। तो कैबिनेट के बिहाफ, कैबिनेट क्या करती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिहाफ पे डिसीजन ले लेती है, और वो सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मानते हैं उस डिसीजन को, ठीक है। हाउएवर, इस कैबिनेट का भी एक और छोटा पार्ट होता है विच इज कॉल्ड एज द इनर कैबिनेट और किचन कैबिनेट, जो कि रियल सेंटर ऑफ पावर बन जाता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई मिनिस्टर्स ही होंगे। इट कैन कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इन्फ्लुएंशियल कलीग्स, जिनमें उन्हें काफी फेथ होता है। कई बार मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर है उनके काफी खास लोग भी हो सकते हैं, और ये सभी मुद्दों पर डिस्कशन होता है, सब कुछ होता है यहाँ पर। जो फिनोमिना है किचन कैबिनेट का, इनर कैबिनेट का, ये भारत के लिए यूनिक नहीं है। यूएसए और ब्रिटेन में भी इस तरह की पावरफुल बॉडीज हैं जो कि काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है सरकार के डिसीजन को। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1946 अंडर द scheme formulated by cabinet mission plan. The general scheme was that each province and a large princely state were to be allotted seats in proportion to their respective population. Communal representation was abolished for the assembly. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर हमको बताना है। एक 1 2 1 3 1 2 3, रीड द क्वेश्चन एंड देन ओनली आंसर। द आंसर इज बी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसा कुछ नहीं किया गया था। तो टोटल स्ट्रेंथ जो थी असेंबली की वो 389 थी, जिसमें 296 सीट्स थी जो अलॉट की गई थी ब्रिटिश प्रोविंसेस को, और 93 सीट्स थी प्रिंसली स्टेट्स को। जो भी प्रोविंस थे या प्रिंसली स्टेट्स थे या ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन केस ऑफ स्मॉल स्टेट्स, उनको एक सीट्स ऑफ प्रपोर्शन, जैसे एक 10 लाख पर एक रिप्रेजेंटेशन, ऐसे करके प्रपोर्शन दे दिया गया, जैसे सीट्स अलॉट हुई थी। सीट्स allocated to each British province were to be decided among the 3 principal communities: Muslim, Sikhs and general in proportion to their population. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में ही बताना है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। मोर नंबर ऑफ सीट्स वर अलॉटेड टू द गवर्नर प्रोविंसेस कंपेयर्ड टू चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज अ मेंबर ऑफ द असेंबली। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है बताना है। अगेन प्लीज रीड द क्वेश्चन, पॉज कीजिए वीडियो को, आंसर कीजिए एंड देन ओनली लुक फॉर द सोल्यूशन। आंसर इज ए, यानी सिर्फ पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट्स के, उनको नॉमिनेट किया गया था। इट वाज अ पार्शली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी, जिसमें जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वहां से इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर मेंबर्स आए थे और प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होकर आए थे, ठीक है। आउट ऑफ द 296 allotted to the British India, 292 members were drawn from the 11 governors province and 4 from the commissioners province, one from each. तो ये क्लियर हो जाता है सेकंड स्टेटमेंट, वो सही नहीं दिया हुआ है वहां पे। देयर वाज नो सच रिप्रेजेंटेशन। जो तीसरा स्टेटमेंट है जहां पे कहा गया कि वाइस रॉय वाज देयर, नो वाइस रॉय, नो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव वाज देयर इन दिस असेंबली। कोई भी ब्रिटिशर यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस असेंबली में ऑलमोस्ट सारे जो मेन पर्सनालिटीज थे उस समय के, वो सभी उसके पार्ट थे, with the exception of Mahatma Gandhi and Muhammad Ali Jinnah. These two were the main leaders who were not part of the assembly. Consider the following sources of constitution and features borrowed from them: British Constitution, parliamentary privileges and bicameralism; Australian Constitution, concurrent list and joint sitting of the 2 houses of parliament; Canadian Constitution, directive principles of the state policy. कौन सा यहाँ पर पेयर करेक्टली मैच्ड है बताना। 1 3 2 3 1 2 एंड 1 2 3 करेक्टली मैच पेयर बताना। तो आंसर इज सी, यानी कि पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया था, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएंगे कि, सॉरी आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहां से लिए गए और कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स अपीयर इन द प्रीएम्बल, किस कौन सी टर्म्स आती हैं, सॉवरेन, पार्लियामेंट्री, सेक्युलर, फेडरल। करेक्ट आंसर बताना है। इनमें से प्रीएम्बल में कौन कौन सी टर्म्स देखने को मिलती हैं। प्रीएम्बल, यू हैव टू लर्न प्रीएम्बल बाय हार्ट। सॉवरेन, पार्लियामेंट्री, सेक्युलर, फेडरल। तो आंसर इज बी हियर, विच इज 1 एंड 3। सॉवरेन और सेक्युलर हम देखते हैं, पार्लियामेंट्री और फेडरल टर्म्स प्रीएम्बल में नहीं आती हैं। You want to see, you can see the preamble here. We the people of India have seen solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, ensuring the dignity of the individual and unity.
Constitution. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to. कहीं पर भी पार्लियामेंट्री और फेडरल शब्दों का इस्तेमाल प्रियम्बल में नहीं किया. The writ jurisdiction of both High Courts and Supreme Court constitute a part of the basic structure of the Constitution. The writ jurisdiction of the High Court is exclusive with respect to the matters under state specific laws. कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है बतानी. 1, 2, both. आंसर इज बी, यानी कि सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है. दिस इज करेक्ट. तो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकते हैं रिट्स सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए, और किसी और पर्पस के लिए रिट्स इशू नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट से, और ये नहीं एक्सटेंड करता है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ऑर्डिनरी लीगल राइट इफ एलिज्ड. ठीक है, किसी ऑर्डिनरी राइट का अगर वायलेशन हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हो सीधे रिट्स के लिए, केवल आप फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए जाते हो अंडर आर्टिकल 32. ठीक है, वही रिट जुरिडिक्शन जो हाई कोर्ट का है अंडर आर्टिकल 226, ये एक्सक्लूसिव नहीं है, बट ये कॉन्करेंट है विद रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. यानी एक्सक्लूसिवली सुप्रीम फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए नहीं है, बट ये कॉन्करेंट भी है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के लिए भी है और ये लीगल राइट्स के लिए भी है. इट मीन्स व्हेन द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजंस आर वायलेटेड, द एग्रीड पार्टी हैज द ऑप्शन ऑफ मूविंग ईदर टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली. ये दोनों ही केसेस में वैलिड होता है सेंटर स्टेट लॉज रूल्स रेगुलेशंस. यहाँ मैं आपको बता दूं कि चंद्र कुमार केस 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि जो रिट जुरिडिक्शन है दोनों ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी अमेंडेड. उसको जो रिट जुरिडिक्शन है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है, वो हटाया नहीं जा सकता. ठीक है, अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Consider the following statement regarding the contingency fund of India. It is established by an act of the parliament. It is placed at the disposal of president of India, operated by the executive action. Funds cannot be withdrawn from it except on prior authorization of the parliament. कौन सा statement correct है बताना है हमको. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3. Contingency fund of India. आंसर इज बी, यानी कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है. डिस्पोजल पर होता है राष्ट्रपति के, ऑपरेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव एक्शन, और ये एक्ट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया पार्लियामेंट की. यहाँ पर आपको देखना है कि जो फंड्स हैं बेसिकली वो लिए जा सकते हैं और बाद में अप्रूवल लिया जाता है. ठीक है, एंड ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ इट टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर पेंडिंग इट्स ऑथराइजेशन बाय द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट्री अप्रूवल ऑफ सच अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर इज ऑब्टेन्ड एक्स पोस्ट फैक्टो, बाद में किया जाता है, एंड एन इक्वल अमाउंट इज ड्रॉन फ्रॉम दी कंसोलिडेटेड फंड टू रिकूप दी कंटिजेंसी. ठीक है, जब ये अप्रूवल आ जाता है. चलिए, द कॉम्पोजिशन एंड मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट कैन बी चेंज्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट. काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधायक जो विधान परिषद है उसके संबंध में बताना है कैसे चेंज किया जा सकता है उसका कॉम्पोजिशन या मैनर ऑफ इलेक्शन. Order of the President, Constitution Amendment Act under Article 368, Law of Parliament, Resolution of the concerned state assembly. Answer is, ये आर्टिकल 171 खुद ही कहता है कि जो नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफ स्टेट में, इन नो केस भी लेस देन 40, 40 से कम नहीं हो सकते अनटिल पार्लियामेंट बाय लो. पार्लियामेंट कानून के तहत इसमें अदरवाइज प्रोवाइड करे. जो कॉम्पोजिशन है काउंसिल ऑफ states ka shall be provided in clause 3 of article 170. Consider the following statement regarding the Speaker of Lok Sabha. He acts as the ex officio chairman of the Conference of Presiding Officers of Legislative Bodies in India. He is the chairman of all parliamentary committees in the Lok Sabha. He can allow a secret sitting of House at the request of Leader of the House. कौन सा statement correct है regarding the Speaker of Lok Sabha? चलिए, read the question and then answer. Answer is C, यानी कि 1 and 3 he can do that. He is chairman of all the parliamentary committees of Lok Sabha. This is not correct. ठीक है, parliamentary committees में अलग अलग मतलब वो नियुक्त भी करते हैं कुछ मेंबर्स को. इट्स नॉट दैट ही इज ऑलवेज द चेयरमैन ऑफ दीज पार्लियामेंट्री कमिटी. बेस्ट दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर. Which of the following authority suspends a meeting of Lok Sabha in absence of quorum? quorum के ना होने पर कौन सी अथॉरिटी है जो लोकसभा की सिटिंग को सस्पेंड कर सकती है? लीडर ऑफ द हाउस, सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सिंपल क्वेश्चन है. आंसर इज दी स्पीकर ऑफ लोकसभा. ये जिम्मेदारी है लोकसभा के स्पीकर की कोरम मेंटेन किया जाए, और कोरम नहीं है तो वो को एडजॉर्न कर सकते हैं हाउस को, या सस्पेंड भी कर सकते हैं मीटिंग को. सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द क्वेश्चंस फॉर टुडे गाइज. बाकी क्वेश्चंस हम अगले सेशन में करेंगे.
अभ्यास का महासंग्राम आप जुड़ सकते हैं 19 से 22 मार्च के बीच में इन सभी एजुकेटर्स के साथ, जहां पर आपको बेहतरीन सेशंस मिलने वाले हैं। ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होने वाला है 26 मार्च को, ये हो चुका है एक्चुअली। चलिए 2024 की प्रिपरेशन के लिए सेकंड बैच आज से ऑनलाइन हो जाएगा, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। एनडी लाइव 10 इज माई कोड, इसको आप यूज कर सकते हैं टू एनरोल फॉर द सेम। अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लोन फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं विद 0% डिस्काउंट। यूपीएससी ईपीएफओ के रिक्रूटमेंट का जो वैकेंसीज आई हैं उसमें अगर आप एनरोल करना चाहते हैं बैचेस को, तो आप बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर इसको अटेंड कर सकते हैं विद माई कोड एनडी लाइव 10। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon notifications about the latest. Thank you so much. God bless. Take care.